नमस्कार, वक्त हो गया है क्राइम कंट्रोल का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। बलिया के दुर्जनपुर गांव में कोटे के लिए हुए गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। धीरेन्द्र सिंह ने ही पंचायत के दौरान फायरिंग की थी, जिसमें दूसरे पक्ष के एक शख्स की मौत हो गई थी। धीरेन्द्र सिंह बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह बैरिया का करीबी है और बैरिया ने तो यहां तक कह दिया है कि धीरेन्द्र के साथ गलत हो रहा है। बलिया में कोटे के लिए हत्याकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह की तलाश में पुलिस चप्पा चप्पा छान रही है, लेकिन 8 पुलिस वालों की पकड़ से भागने वाला आरोपी का सुराग नहीं मिल रहा। दुर्जनपुर गोलीकांड पर जिले के आला अधिकारी चौकन्ने हो गए हैं और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं। इसके सापेक्ष एक अभी नामजद में गिरफ्तार हो चुका है और 5 अज्ञात, कुल 6 गिरफ्तारी। बाकी जो 7 नामजद हैं उनके लिए 7 टीमें बनी हैं पुलिस की और रात से वो जहां जहां उनके संभावित ठिकाने हैं पता करके और वहां दबिश दी जा रही है। आरोपी धीरेन्द्र सिंह बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है। जब विधायक जी से धीरेन्द्र सिंह के संबंध के बारे में सवाल किया गया तो क्या जवाब था, आप भी देखिए। धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हमारे चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव में एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में हमारा सहयोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किए हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा सहयोगी नहीं है? बिल्कुल ही इसको मैं बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता। हकीकत है कि हम बीजेपी का वो सहयोगी था, लेकिन चूंकि गलत गोलीकांड जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते। यही नहीं, विधायक जी आरोपी धीरेन्द्र सिंह का बचाव करते हुए भी नजर आए। यह जरूर है कि गोली की घटना अच्छी नहीं है, लेकिन यदि वो आत्मरक्षा में गोली, धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल दर्जनों लोग मार दिए गए होते। फिलहाल पुलिस ने इस हत्याकांड में 8 नामजद समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 25 अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। प्रशासन ने आरोपी धीरेन्द्र सिंह के शस्त्र का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। अब सवाल है कि इस गोलीकांड में गलती किसकी है, आरोपियों को कौन बचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर पुलिस ने वक्त रहते सही कार्रवाई की होती तो शायद बाराबंकी में लड़की की मौत नहीं होती और न ही उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात होती। लड़की के परिजनों की माने तो पहले भी लड़कों ने उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती की कोशिश की थी। उस वक्त गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन पुलिस ने दबाव बनाकर समझौता करवा दिया था और वहीं हवालात से बाहर निकालकर लड़की के साथ रेप और हत्या की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। बाराबंकी, फतेहपुर, रामपुर, जालौन और भी न जाने कहां-कहां। हाथरस कांड के बाद यूपी में रेप की कितनी घटनाएं हुई, इसका सही आंकड़ा ना तो पुलिस बताएगी और ना ही कहीं और सुनने को मिलेगा। आज हम आपको प्रदेश की उन घटनाओं के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे रेप के मामलों में पुलिस काम करती है और क्यों फतेहपुर पुलिस कटघरे में है। सबसे पहले बात बाराबंकी की। यहाँ दलित लड़की के साथ गैंगरेप किया गया और फिर उसकी हत्या करके शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने इस घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 18 वर्षीय महिला का शव खेत में मिलने की सूचना पर अपराध संख्या 261/20 धारा 302 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है और गुणवत्तापूर्ण विवेचना आरंभ कर दी गई। मृतका के पोस्टमार्टम के आधार पर धारा 376 की बढ़ोतरी की गई है। बाराबंकी की ये वारदात 14 अक्टूबर की है, जब पुलिस को लड़की का शव मिला था। उस वक्त पुलिस ने सबसे पहले लाश का पोस्टमार्टम कराया और जब रेप की पुष्टि हुई तो FIR में रेप की धाराएं भी बढ़ा दी गई। ये तो हुई वारदात और FIR की बात। अब जरा घटना की वजह भी जान लीजिए। लड़की के परिजनों की माने तो 1 साल से आरोपी लड़का उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। वो लड़की से जबरन शादी करना चाहता था और जब परिवार के लोगों ने इनकार कर दिया तो आरोपी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। पुलिस ले जाकर के थाने में उनको बंद किए, रात भर रखे। अब उनको दे ले करके जो है उनके हिरासत में आ गए। हमें जो है दबाव डाला गया, जाकर के सवेरे 16 लगवा दिया।
उन्होंने अंदर कटहने के जो ने हाथ दिखाया कि आज जब छूटेंगे तो तुमको काट करके ले जाएंगे। उस वक्त भी लड़की के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया, लेकिन बाद में आलोक नाम के दारोगा ने दबाव बनाकर सुलह करवा दिया और आरोपियों को छोड़ दिया गया, जिसके बाद उन्हीं लोगों ने 14 अक्टूबर को लड़की के साथ गैंगरेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। ठिकाने नहीं, हम क्या बोले, तो हमें साहब न्याय चाहिए। जो मेन अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए और मुझे जो नाजायज लोगों को सताया जा रहा है उनको न सताया जाए। प्रशासन लगाए होती तो आज जो हुआ अत्याचार नहीं होता। कहाँ के दरोगा थे, क्या नाम था दरोगा का? दरोगा का नाम आलोक थे। सबसे पहले लड़की के पिता ने डेड बॉडी देखी थी। जब वो खेत की ओर गए थे तो वहाँ बेटी की लाश पड़ी हुई दिखी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। मैंने जब हाकिमा देखा है सी जा करके अपने खेत में लड़की की, तो मुझे खौफ खा करके अवस्था भाग पड़ा घर की तरफ। जब घर के आए चिल्लाए तो सब लोग जा करके वहाँ मौके पर मौजूदा हालत पर देखे तो उसके हाथ बांधे थे, कमर से पय्यमियां हटी थी। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि पुलिस कुछ लोगों से इस केस को जोड़ रही है जिनका इनसे कोई वास्ता नहीं और असली आरोपी हैं वो जो इन्हें धमकी दे रहे हैं। बाराबंकी में भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे, क्योंकि जब परिजनों ने शिकायत की तो उस वक्त रेप की धाराएं नहीं लगाई गई थी। फिलहाल अभी पुलिस की खबर ये है कि पुलिस ने इस घटना के मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। दिनेश गौतम पुत्र शत्रुघ्न गौतम निवासी पिपरी टोला सेठ मऊ उम्र 19 वर्ष ने घटना में संलिप्त होना स्वीकार कर घटना के विवरण का खुलासा किया है। पुलिस अभी भी इस घटना को गैंगरेप नहीं सिर्फ रेप के एंगल से जांच कर रही है। हालांकि लड़की के पिता ने साफ कहा था कि उनकी बेटी के हाथ बंधे हुए थे। और अब बात फतेहपुर की। यहाँ पिछले 10 दिनों में रेप की 5 और छेड़खानी की 3 घटनाएं हुई हैं। फतेहपुर में जो सबसे नया मामला है उसमें मकान मालिक पर आरोप लगा है कि उसने किराएदार के साथ रेप किया। इस घटना में सबसे शर्मनाक बात ये रही कि जब लड़की रेप की एफआईआर करवाने पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस वालों ने पूरी ईमानदारी से छेड़खानी की धाराओं में एफआईआर लिख लिया और रेप की धारा मुकदमे से बाहर कर दी। रेप की दूसरी वारदात ग्रामीण इलाके की है, जहां लड़की जब शौच के लिए बाहर गई थी तो कुछ लोग जबरन उसे उठा कर ले गए और उसके साथ गलत काम किया। रेप की तीसरी वारदात बीए की छात्रा के साथ हुई, जहां रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पीड़ित की पहचान जाहिर ना हो इसलिए हम उनके बयान नहीं सुना रहे हैं, लेकिन पीड़ितों ने ही हमें ये बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ और पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर कैसे लीपापोती कर दी। एक व्यक्ति ने यह आरोप लगाया है कि वह जिस मकान में रहता था उसके मकान मालिक ने उसकी बहन के साथ दुष्कर्म किया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं पीड़िता का मेडिकल कराकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। रेप की दूसरी वारदात ग्रामीण इलाके की है, जहां लड़की जब शौच के लिए बाहर गई थी तो कुछ लोग जबरन उसे उठा कर ले गए और उसके साथ गलत काम किया। रेप की तीसरी वारदात बीए की छात्रा के साथ हुई, जहां रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पीड़ित की पहचान जाहिर ना हो इसलिए हम उनके बयान नहीं सुना रहे हैं, लेकिन पीड़ितों ने ही हमें ये बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ और पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर कैसे लीपापोती कर दी ना बताई। गनीमत इस बात की रही किस तरह जालौन पुलिस ने तुरंत ही एफआईआर दर्ज की और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रास्ते में से रोक के साइड में वो लड़के ले गए दोनों और इसके साथ में घटना की है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इसमें जो लड़की नाबालिग है, लड़की की एज 18 साल से कम है, पॉक्सो एक्ट लगा है और इसमें जुडिशरी से भी माननीय जिला जज महोदय से अनुरोध किया जाएगा कि इसमें जल्दी से जल्दी कठोर सजा दिलाई जाए। और अब बात रामपुर की। यहाँ रेप पीड़ित ने जहर खा लिया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस वाले ने ही उसके साथ रेप किया और घटना का वीडियो भी बनाया। लड़की के मुताबिक पुलिस वाले ने हथियारों के बल पर उसके साथ गलत काम किया। इस घटना के बाद एसपी ने उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है जिस पर रेप का आरोप लगा है। हाथरस केस का चश्मदीद सामने आ गया है और इस चश्मदीद के सामने आने से कई तरह के खुलासे होने की उम्मीद है। गवाह की माने तो जिस वक्त लड़की खेत में पड़ी तड़प रही थी तो पीड़ित की मां और उसका भाई वहीं मौजूद थे। उन दोनों ने उसे जमीन पर पड़े देखा था। इस चश्मदीद से सीबीआई की टीम भी पूछताछ कर रही है। सीबीआई के सामने जाने से पहले चश्मदीद ने न्यूज 18 से बातचीत की। सुनिए उसने क्या देखा था उस दिन। मैं तो अपने खेत में नया काट रहा था, मैं चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैं वहाँ पर पहुँचा, उसकी माँ उसका भाई खड़े हुए थे, वो लेटी हुई थी लड़की।
उसके बाद मैं लवकुश की माँ को लेवाने चला गया। तो 3 दिन में उसका भाई वहाँ से निकल आया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा वापस द्वारा, तो उसकी माँ बोली, बेटे हमारे घर का बेटा बुला ला लड़के को। जब मैं गांव में आ रहा था तो भाई साहब मिला, गुड्डू भाई साहब। मैंने उससे कहा, भाई साहब ऐसी बात है। उसने कहा, बेटा गज्जा कह दे। तो मैंने घर आके क्या, हाँ आज हमको जब 5-6 लोग खिल जाएंगे। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। मैंने अपनी माँ से कहा, भाई से कहा, हम गए। उसके बाद उसके पीछे उसका भाई गया, जब तक और 4-6 लोग भी इकट्ठे हो गए। तो खेत किसका है? हमारा। अच्छा, आप ही का खेत। कितनी दूर होंगे आप? जहाँ बात हुई थी, ये घटना हुई थी, उससे कितनी दूर थे? मैं दूर था अपने। कितना लगभग? तो कोई पता ना, कितने दूर है, ऊपर 20-25 कदम होंगे। अच्छा, 20-25 कदम पे। अच्छा, यही पूरा घटनाक्रम हुआ। हाँ। तो उसके बाद फिर आप लोगों से मिले या किसी से नहीं मिले? नहीं, माँ मिला था। पुलिस लाइन गए थे? हाँ। अच्छा, क्या बताया वहाँ पे? जो देखा वो बताया। और हाथरस से हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, सबसे पहले ये बताइए, इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है? सीबीआई की टीम क्या कर रही है? सुमित, देखिए, सुबह से ही लगभग 8 घंटे हो चुके हैं। छोटू से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। सीबीआई के कार्यालय, सीबीआई ने जो अपना अस्थायी कार्यालय बनाया है जनपद हाथरस में, वहीं पर छोटू पिछले 8 घंटों से सीबीआई के सामने बैठा हुआ है। सीबीआई उससे हर एक बिंदु पर सवाल कर रही है, वो उसका जवाब दे रहा है। जैसा कि छोटू ने बताया था कि घटना वाले दिन वो जो घटना स्थल था वो छोटू का ही खेत है और छोटू वहां पर मौजूद था। छोटू ने घटना होते हुए नहीं देखी है, लेकिन जो उसकी लड़की की चीख थी वो छोटू ने सुनी थी। और उसके बाद जैसे ही वो घटनास्थल पर पहुंचा था तो वहां पर छोटू की माँ और वो पीड़िता की माँ और पीड़िता का भाई वहां पर मौजूद था। उसके बाद से छोटू का ये बड़ा बयान सामने आया है। सीबीआई चश्मदीद से किस तरह के सवाल कर रही होगी? लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या होगी? देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरह से छोटू का बयान अहम माना जा रहा है, क्योंकि वो चश्मदीद गवाह के रूप में उसको पेश किया गया इस पूरे मामले में, उसी क्रम में छोटू से हर एक बिंदु पे सवाल किए जा रहे हैं कि जब ये घटना हुई थी तो तुम वहाँ कितनी दूर थे, क्या समय हो रहा था, कौन कौन मौजूद था, वहाँ से गाँव तक पहुँचने में आपको कितना समय लगा था, और जो पीड़िता के और परिवारीजन है वो कब तक वहाँ पहुँचे थे, क्या क्या कितने लोग आपने किन किन को सूचना दी थी। उसी हर एक बिंदु पर सीबीआई उससे क्वेश्चन करेगी। इससे पहले भी एसआईटी की टीम भी छोटू से पूछताछ कर चुकी है। सुमित, क्या चश्मदीद और पीड़ित परिवार को एक साथ बैठाकर भी पूछताछ की जा सकती है? क्या इस बात की संभावना है? देखिए, पहले जब पीड़िता के पिता और पीड़िता के भाई से लगभग सीबीआई 6 घंटे 40 मिनट की बातचीत कर चुकी है। अब इसमें कल का जो मामला सामने निकल के आ रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सीबीआई कल सुबह 11 बजे से ही पीड़िता की मां और पीड़िता की भाभी से उनके घर जाकर इस पूरे मामले में हर एक बिंदु पर छानबीन कर सकती है और बातचीत कर सकती है। उनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सुमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं फिरोजाबाद की बात करते हैं, जहां लक्ष्मी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत हो जाने पर महिला के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। महिला के परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की और शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम करने की कोशिश भी की। महिला के परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। भदोही में घूस देने के आरोपी सर्वे अधिकारी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद डीएम ने कार्रवाई करते हुए सर्वे अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। मामला भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर किसान से रिश्वत लेने का है, लेकिन रिश्वत देने के बाद भी जब काम नहीं हुआ तो किसान ने अपनी रिश्वत के पैसे वापस मांगे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। किसान के सवाल से बचने के लिए सर्वे अधिकारी रंजना पटेल केबिन के अंदर चली गई। आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं है हमारी। मिर्जापुर में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों ही तरफ से फायरिंग की गई। इस एनकाउंटर में 50,000 का एक इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बदमाश की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन ये हर बार बच निकलता था। और आज जब उसका सामना पुलिस से हुआ तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फिर पुलिस ने भी क्रॉस फायर किया, जिसके बाद आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। और अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। मैनपुरी में शराब के आदी पति से परेशान पत्नी ने पति को पेड़ से बांधा, वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। शाहजहांपुर में गुंडे का तमंचा लहराते वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ये तमंचे वाला गुंडा गांव के भोले भाई लोगों को डरा रहा है। गोरखपुर में शाहपुर डबल मर्डर का सनसनीखेज खुलासा, बेटा ही निकला मां और भांजे का हत्यारा, दोस्त के साथ चाकू से गला रेत कर किया डबल मर्डर, संपत्ति और पारिवारिक विवाद के चलते की दी हत्या।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिरोजाबाद में बीजेपी नेता पर हमला हुआ है। बीजेपी के दयाशंकर गुप्ता पर यह हमला हुआ है। 3 हमलावरों ने गोली मारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 अज्ञात बदमाश थे जो गोली मारकर फरार हो गए। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं फिरोजाबाद की, जहां बीजेपी के नेता दयाशंकर गुप्ता पर यह हमला हुआ है। मौके से बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। तो घायल नेता को परिवार वाले आगरा ले जा रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो परिजन हैं, जो स्थानीय लोग हैं, पुलिस वालों से बातचीत कर रहे हैं और इस बात को लेकर अपनी दहशत जाहिर कर रहे हैं कि नेता पर इस तरह से हमला हो सकता है तो आम लोगों का क्या होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर में भी आप देख सकते हैं घर के बाहर ये खून बिखरा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ 3 अज्ञात बदमाश जो हमला करके फरार हो गए, हथियार लहराते हुए यहाँ से बदमाश फरार हुए हैं, ये कहना है यहाँ के लोगों का, परिवार वालों का। परिजन जो नेता को आगरा लेकर गए हैं फिरोजाबाद की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी नेता दयाशंकर गुप्ता पर हमला हुआ है। अज्ञात बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। अजेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? वरना मैं आपको बता दूं, जनपद फिरोजाबाद के नारकी थाना के नगला बीच कस्बे की घटना है, जहाँ दयाशंकर नाम के भाजपा नेता है, मंडल उपाध्यक्ष हैं, वो अपनी दुकान पर बैठे, तभी अज्ञात बदमाश बाइक में सवार आए थे। उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, मतलब फरार हो गए। तो उनकी गंभीर हालत में उनको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ इसकी हालत गंभीर होने के चलते उन्हें आगरा रेफर कर दिया गया है। मौके पर लोगों में आक्रोश है, वहाँ जाम लगा दिया गया है और पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। क्या कोई पुरानी रंजिश थी पहले, कोई और विवाद? और वरना मैं आपको तो अभी तक कोई पता नहीं चल पाया कि वो कौन लोग थे, क्या था, क्या मामला था। और अभी पुलिस भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, मामले की जांच कर रही है और तमाम जो पुलिस। अजेंद्र, किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? इसका कहना है कि उनको जो ढूंढने की तलाश की जा रही है, तमाम पुलिस स्टेशन लगा दी गई है, आसपास के लोगों को आसपास के इसमें भागे होंगे। बहुत शुक्रिया अजेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए खबर 1 मिनट का सफर।